फॉर्मूला हम लोग इंटीग्रेशन के हेल्प से सहायता से जो डिराइव किए थे फॉर्मूला वो था v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा आया था, ध्यान देना, जब इसमें से t का वैल्यू निकाल करके जब इन दोनों जगह रखे थे तो एक रिलेशन आया था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें से t निकाल करके इसमें रख दिए थे और हल कर लिए थे तो ये इक्वेशन आया था। तो तीन इक्वेशन हो गया। इसके साथ दो चीजें जुड़ा हुआ है। पहला, ये तीनों फॉर्मूला तब लगेगा जब त्वरण क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और दूसरा, वस्तु जो है सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, 1D मोशन नहीं है, एक सीधी लाइन में गति नहीं कर रहा है, ये तीनों नहीं लगेगा। क्लियर ना? तो बोले थे देखो इसको डिराइव करने के लिए चलो मान लो एक तो इसमें से इसमें रख दिया आ गया। एक और तरीका बताए थे कि नेक्स्ट टर्म पर वो तरीका बताएंगे। ध्यान देना वो तरीका है क्या। के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, जैसे a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ये तो सबको मालूम है, ये फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। अब क्या करते हैं कि ऊपर नीचे dr से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रभाव नहीं पड़ा, अभी भी ये dv अपॉन dt ही है। हाँ, हम लोग करते क्या है, dr और dt का रेशियो ले लेते हैं। जैसे dv अपॉन dr, इसको ऊपर नीचे रख दिया ऐसे, और इन दोनों को dr अपॉन dt लिख दिया। ये नहीं सोचना को इसके नहीं, वो कर सकते हैं। अरे ये नियम होता है कि अगर 2 into 3 और यहाँ 5 into 6 है तो हम 2/5 into 3/6 भी कर सकते हैं, 3/5 into 2/6 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। वही चीज यहाँ भी है। हालांकि देखो ऐसा लिखने से जो डीवी, इसको क्या लिख सकते हो, v। देखो dr अपॉन dt v, dv अपॉन क्या, dr। देखो ये आ गया a का एक और रिलेशन, मतलब a का दो रिलेशन आ गया। एक आ गया dv अपॉन dt और दूसरा आ गया v dv अपॉन dr। ये हम लोग फार्मूला है और ये भी फार्मूला है। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब टाइम का जिक्र नहीं करेगा, वेग और स्थिति और त्वरण का जिक्र करेगा। और ये हम लोग तब यूज करेंगे जब त्वरण, समय और वेग, मतलब यहाँ पर समय है, यहाँ समय नहीं है। तो क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो समय का जिक्र नहीं किया रहेगा तो हम लोग ये यूज कर लेंगे। जब समय का जिक्र करेगा, समय दिया रहेगा, तो हम लोग ये यूज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर टी दिख रहा है। बस में आ रहा है। तो ये दो फॉर्मूला हो गया ए का। अब ध्यान देना, दोनों फॉर्मूले को डिराइव किए थे इंटीग्रेशन के सहायता। देखो क्या क्या दिया रहता था, क्या क्या दिया था। जैसे पहला पॉइंट, वस्तु सीधी रेखा में चल, और क्या दिया रहता था, जीरो समय पर उसका जो प्रारंभिक स्थिति या इनिशियल पोजीशन है वो आर नॉट दिए थे। याद करो तुम डेरिवेशन को, आर नॉट वाले से चलना शुरू किया था और मान लेते हैं वो इधर की तरफ जा रहा है और उसका जो प्रारंभिक वेग हम लोग लिए थे वो u लिए थे। प्रारंभिक वेग कितना लिए थे, u लिए थे। और फाइनली जहां पर चलेगा तो कहीं ना कहीं पहुंचेगा एक सीधी लाइन में। तो जहां था t लिए थे और वहां पर जो स्थिति है उसको r लिए थे, और जो प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी u है वो यहाँ पर v लिए थे। समझ में आया? ये सब जो है नाम यूज किए गए हैं इस फार्मूले में।
अब ध्यान देना, हमें इसके माध्यम से इसको डिराइव करना है ना, इसको लाना है इसकी सहायता से। तो देखो, अच्छा बताओ, यहाँ पर जो a इज इक्वल टू वी dv अपॉन ds है, dr है, बताओ इसमें कांस्टेंट कौन है और कौन बदलने वाला है, पहले तो ये क्लियर कर लो। तो बोलोगे ये तो हम लोग बात ही तब कर रहे हैं जब a कांस्टेंट है या नियत है। इसका मतलब ये जो वैल्यू तुम देख रहे हो ये कांस्टेंट है यहाँ पर, बता ये कांस्टेंट है। बदलने वाला कौन होगा, तो बोलते हैं जो d के आगे लिखा होता है वो बदलने वाला होता है। यहाँ पर d के आगे क्या है, r, तो ये बदलेगा। यहाँ d के आगे क्या है, v, तो ये बदलेगा। अब बताओ, यहाँ पर जब दो बदलने वाले हैं तो क्या हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़े नहीं है, ध्यान देना, क्या y dx का इंटीग्रेशन इस तरीके से इज इक्वल टू, इधर कुछ आता था, या ज्यादा अच्छा होगा कि समझो कि बताओ a dt का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू dv के इंटीग्रेशन में एक बदलने वाला एक तरफ होता था और दूसरा बदलने वाला दूसरी तरफ होता था। देखो यहाँ पर दोनों एक ही तरफ है, तो ये कॉमन सेंस है कि तुम करोगे क्या, इस dr को इधर लेते आओगे, क्योंकि एक बदलने वाला एक तरफ होना चाहिए, दूसरा बदलने वाला दूसरी तरफ होना चाहिए, तभी तो उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ इस बदलने वाले को इधर लेते आओ, ये हो जाएगा v dv इज इक्वल टू a dr, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब ध्यान देना, बताओ यहाँ पे लोअर लिमिट है ये, अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट में प्रारंभिक रखते हैं और अपर लिमिट में अंतिम रखते हैं। जैसे यहाँ पे बदलने वाला क्या है, स्थिति है, तो यहाँ प्रारंभिक स्थिति रखेंगे, यहाँ पर अंतिम स्थिति r0 और r, और यहाँ बदलने वाला वेग है, तो यहाँ रखेंगे प्रारंभिक वेग, यहाँ रखेंगे अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग कितना है, u है, u, और अंतिम वेग क्या है, v। ये हो गया। अब ध्यान देना, इसको नोट कर लो, पहले इन मिटाएंगे, इसको नोट कर, ये तो उस दिन बता ही दिए थे, इसको नोट करना तो है नहीं, तुम शुरू यहां से करोगे, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो v और s के बीच संबंध पाने के लिए कर रहे हैं। अब ध्यान देना, इधर ये आ गया v dv का इंटीग्रेशन इक्वल टू a dr का इंटीग्रेशन r0 r u v। अब ध्यान देना, तो देखो बताओ v के पावर 1 है, तो नियम क्या होता है, जैसे x dx, तो x के पावर 1 था तो x के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, एक्स स्क्वायर बाई 2 आता था। उसी प्रकार यहां भी क्या होगा, v के पावर 1 है तो आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इसकी तरह, और ये हो जाएगा u और ये v, बताओ कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। dr का इंटीग्रेशन r, यहाँ हो जाएगा r0 और r। अब देखो यहाँ से अपर लिमिट रखो पहले, माइनस लोअर लिमिट रखो यहाँ पर बाई 2 इज इक्वल टू a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बता बोलेंगे पूरा विस्तार है। तो देखो यहां से आगे, अच्छा इसको 2 को यहां से आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, और ये पूरा हो जाएगा s, जहां पर हम पहले बता चुके हैं s क्या होगा, विस्थापन होगा, न कि दूरी होगा या स्थिति होगा, क्योंकि वो जो है चेंज इन पोजीशन, स्थिति परिवर्तन है। अब बताओ यहां से आ गया v स्क्वायर इक्वल टू क्या, u स्क्वायर प्लस 2as। हम लोग ऐसे भी डिराइव आ सकते हैं, फिलहाल नोट कर लो। एक और फॉर्मूला है, उसको समझना ध्यान से। जैसे तुझे मान लो ये पूछ लिया गया, एक वस्तु सीधी रेखा में चल रहा है, उसका प्रारंभिक वेग है u और उसका त्वरण जो है a है, क्लियर ना।
और वो टी समय में मतलब 0 समय पर चलना शुरू किया, तो टी समय पर वो कितना दूरी तय किया, चलो उसको ले लेते हैं। वो जो है आ गया टी समय पर चली गई दूरी एस टी। तो टी समय पे चली गई दूरी जो एस टी होगा, मतलब वो आ जाएगा, फॉर्मूला बताओ, क्योंकि टोटल टाइम कितना लगा है टी, तो यू टी, प्रारंभिक वेग यू है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कितने समय में चली गई दूरी है बताओ, टी समय में। बताओ टी समय से पहले अगर एक घटा दें, 1 सेकंड घटा दें, तो टी सेकंड के पहले क्या आएगा, तो बोलेंगे t-1 आएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर t-1 1 सेकंड पहले की बात करें तो समय हो जाएगा t-1। तो बताओ यहां पर जो दूरी चला t-1 सेकंड में, उसको क्या लिख सकते हैं, s t-1। बोलो s t-1, मतलब t-1 सेकंड में चली गई दूरी, बताओ उसको लिखा जाए तो क्या ऐसे हो जाएगा, s t-1 इज इक्वल टू, बताओ यहां से यहां तक चलने में कितना समय लगा, t-1 लगा। t-1 देखो ये u हो गया, समय ये हो गया, प्लस हाफ a, जो समय लगा है वो t-1 लगा है, हाफ a t-1 का होल स्क्वायर। अब बताओ ये टोटल दूरी हो गया एस टी, और ये वाला दूरी हो गया एस t-1। तो अगर हम ये बोले कि बताओ ये वाला दूरी कितना होगा, ये वाला दूरी, तो सिंपल सा है, यहां पर इसको अगर नाम डिनोट करते हैं एस एन, क्लियर ना, एस एन अपने मन से ऐसे ही। तो एस एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो बोलेंगे एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल दूरी में से ये वाला दूरी घटा देंगे, बचा हुआ दूरी ये आ जाएगा। टोटल दूरी कितना होगा, एस टी माइनस ये वाला दूरी एस t-1। क्लियर ना? अब देखो यहां से बताओ एस टी कितना था, वो था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, बताओ ये वाला वैल्यू है यू t-1 प्लस हाफ ए t-1 का होल स्क्वायर, ये पूरा। अब देखो इसको ओपन करो, ब्रैकेट के अंदर ही इसको ओपन करना, तो ये क्या ऐसे हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर देखो ये हो जाएगा यू टी माइनस यू प्लस हाफ। अब देखो इसको ध्यान देना, t-1 का होल स्क्वायर है, तो ब्रैकेट में आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। जब इसको अंदर ही ओपन करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t आएगा। अब चूंकि बाहर है a/2, तो a/2 को सभी में गुणा कर देंगे। जब सभी में a/2 को गुणा करेंगे तो a/2 इंटू टी स्क्वायर, फिर प्लस a/2 इंटू 1, जो अंदर खुला था ये और ये था, माइनस a/2, और इसका अंदर क्या था 2t, माइनस पहले लगा दिए हैं, तो आ गया 2t। बोलो यही हो जाएगा पूरा ओपन करेंगे तो। अब देखो यहां से अब माइनस को अंदर भेज दो, ये हो जाएगा पूरा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस अंदर भेज दिया माइनस ut। अब देखो यहां पर माइनस भेजेंगे तो प्लस u, फिर इसको यहां भेजेंगे तो माइनस ए टी स्क्वायर बाई 2
फिर इसको यहां भेजेंगे तो -a/2, फिर इसको यहां भेजेंगे तो देखो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो +80। अब ध्यान देना यहां से जो है ut और ut कैंसिल हुआ, हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल हुआ और यहां से आ जाएगा बचा u -a/2 + 80। बोलो अब बताओ यहां से हो जाएगा u प्लस a/2 2t-1 हो जाएगा। देख लो, देखो इसको ओपन करोगे ना तो फिर यही मिल जाएगा, जब इसको ओपन करोगे तो फिर यही मिल जाएगा, तो ये जाएगा s। इसको ज्यादा अच्छा होगा हम लोग ऐसा करते हैं tth। अब tth का क्या मतलब है वो भी बता रहे हैं, stth, इसको जो है tth मान लेते हैं, इसका मतलब हम बता रहे हैं। तो stth इज इक्वल टू जाएगा u प्लस हाफ a, क्यों हाफ a 2t-1। पहले ये फॉर्मूला नोट कर लो फिलहाल अभी, फिर इस पर क्वेश्चन कराएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। क्या आया है बताओ, s tth इक्वल टू u प्लस a/2 2t-1। ध्यान देना s tth ये है tth समय में चली गई दूरी, tth समय में चली गई दूरी है ये s tth। u क्या है मालूम ही है, प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t जो है वो टाइम है। t टाइम को समझना है तो तुम ऐसे समझो, देखो जैसे tth सेकंड का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु t = 0 समय चलना शुरू किया प्रारंभिक वेग u से और त्वरण a से, तो tth सेकंड का मतलब t समय से और t-1 सेकेंड के बीच का जो दूरी है, देखो ये चली गई दूरी है लेकिन इसका यूनिट पता करोगे ना, इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड। बताओ क्यों, tth समय में चली गई दूरी इसका यूनिट, तो ऐसे दूरी के नाम से तो ये दिमाग में आता होगा कि दूरी के नाम से उसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर, लेकिन मीटर नहीं होगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान देना tth समय कौन सा समय है, तो बोलेंगे t-1 और t के बीच का वो समय है। अब बताओ t-1 और t के बीच का समय कितना बीता, 1 सेकेंड। जैसे तुमसे ये बोल दे, एक क्वेश्चन लिखना, बताओ वस्तु का जो है प्रारंभिक वेग कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और त्वरण कितना दिया है बताओ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दे दिया u प्रारंभिक वेग और ये दे दिया त्वरण। क्या तुमसे पूछ रहा बताओ 5वें सेकेंड में और 5 सेकेंड में, तो 5 सेकेंड t = ये क्या है 5 सेकेंड मान लेते हैं। ये जो दूरी है 5 सेकेंड में चली गई दूरी है। बताओ 5 के पहले यहां पर 4 आ जाएगा, तो 5वें सेकेंड, इसका मतलब हुआ 4 से लेकर के 5 के बीच का समय। अब यहां पर जो चली गई दूरी होगा
वही एस टीएथ होगा। तो ध्यान देना, यहां पर एस लगाओगे, जो फॉर्मूला होगा एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अगर वो एस टीएथ मतलब एस फिफ्थ, टी की जगह क्या हो जाएगा 5, पांचवें सेकेंड, टी की जगह हो जाएगा 5, तो फिफ्थ ये हो जाएगा u प्लस हाफ ए और 2t माइनस 1। अब बताओ प्रारंभिक वेग क्या दिया है 10, त्वरण कितना दिया है 2, तो 2/2 2, और जो वाला समय रहता है पांचवा मतलब 5, यहां पर 5 रखेंगे, ये कितना आ जाएगा 19 मीटर। तो पांचवें सेकंड में चली गई दूरी 19 मीटर होगा, जबकि 5 सेकंड में चली गई दूरी हो जाएगा 10 गुणे 5 प्लस हाफ। त्वरण का मान दिया है 2 और समय दिया है 5 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 50 और ये 25, ये 75 मीटर आएगा पूरा 5 सेकंड में। क्लियर ना? तो नोट कर लो, जैसे v बराबर u प्लस ए टी है या s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो यहां पर जो s होगा, u होगा और a होगा, तीनों सदिश राशि हैं। बताओ s क्या होता है विस्थापन, u प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग, और a क्या है त्वरण। तो बताओ विस्थापन क्या होता है, तो बोलेंगे जहां से और जहां पर गया, सिर्फ हमको उन्हीं से मतलब होता है, जहां से गया उसकी तरफ से जहां पर लास्ट में पहुंचा उसकी तरफ एरो होता है। बस में आ रहा है? तो अगर इसका दिशा होता है शुरू से अंत वाले पॉइंट की तरफ एरो होता है, इसका दिशा तो दिखा। देखो सदिश राशि है तो सदिश राशि को रिप्रेजेंट करने का, निरूपित करने का तरीका यही होता है सदिश राशि को। तो इसका हम लोग वेक्टर दिखाएंगे इस तरीके से, उसी तरीके से इसका भी दिशा दिखाएंगे, जो भी होगा वो क्वेश्चन में दिया। त्वरण का भी दिशा। अब देखो ध्यान देना, जैसे दो पार्ट आता है इसमें, एक आता है त्वरित गति और एक आता है मंदन गति। इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन और इसको बोलते हैं डीएक्सेलरेटेड मोशन या रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। नाम से क्लियर कर लेना, क्लियर ना? इसको क्या मंदन गति को डीएक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं, त्वरित गति जो होता है वो एक्सेलरेटेड होता है। अब सुना ध्यान से, जो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, गति होगा, उसका पहचान क्या है? जैसे मान लो यहां से इस वस्तु गया और यहां पर पहुंच गया, तो विस्थापन तो ये हो गया, जब यहां से आप पहुंचा तो विस्थापन तो ये हो गया। जो वेग होगा प्रारंभिक वो भी उधर ही होगा। ये किसका दिशा है? एस का। ये किसका दिशा है? यू का। त्वरित गति तभी होगा, मतलब उसका स्पीड तभी बढ़ेगा, चाल तभी बढ़ेगा, वेग तभी बढ़ेगा जब उसके ए का दिशा भी क्या होगा, उसी के दिशा में होगा। तो ध्यान देना, विस्थापन, प्रारंभिक वेग और त्वरण तीनों का दिशा एक ही दिशा में है। इसलिए अगर इसको प्लस मान रहे हो विस्थापन को, ध्यान देना
कोई वेक्टर अगर ये 10 है, जब इसको इधर लिखते हैं ना तो -10 हो जाता है, इतना तो क्लियर होगा। जब उसका दिशा पलट जाता है तो वही वाला प्लस माइनस में बदल जाता है। इस बात को ध्यान दे रहना। अब देखो, तो यहां पर तो किसी का दिशा विपरीत तो है नहीं, तो यहां पर लगा देंगे v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। लेकिन यहां पर देखो तो मंदन गति वाले में, मान लो यहां से वो यहां पर पहुंचा तो विस्थापन का दिशा उधर हो गया, प्रारंभिक वेग दिशा उधर हो गया। लेकिन मंदन का मतलब होता है, का मतलब होता है कि जिधर उसका वेग होगा उसके उल्टा जो है त्वरण होगा, मतलब इधर हो जाएगा ए का मान। मैं पहले बता चुके हैं कि अगर एरो इधर प्लस वाला लिए हैं तो अगर ये दिशा पलट जाएगा तो माइनस हो जाता है। इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो विस्थापन का दिशा है और यू का दिशा है, अगर उसको प्लस माना गया है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, v बराबर प्लस, अब देखो यहाँ पर a की जगह -a चला आएगा इंटू क्या, t। अब माइनस बाहर निकाल दोगे तो हो जाएगा u माइनस ए टी। अब बताओ ये क्या होगा, तो s बराबर ut, ये माइनस फिर यहाँ आ जाएगा -हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर -2as। देख रहे हो, जैसे ही मंदन गति हुआ यहाँ पर माइनस लग गया बीच में। इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, यहां से वस्तु को ऐसे फेंक दिया, मतलब जैसे मेरे हाथ से छूटेगा तो इसके पास कुछ वेग आ चुका होगा, जैसे मेरे हाथ से छूटेगा तो कुछ वेग आ चुका होगा। और बताओ कि किधर फेंके थे, ये जिधर चलेगा वही वेग का दिशा होता है, इसको दिमाग में बैठा लो। ये जिधर जाएगा, हम इधर फेंक दिए तो वेग का दिशा इधर होगा। त्वरण की दिशा, मतलब हमारे फेंकने से, किसी वस्तु को हम फेंकेंगे इससे त्वरण का दिशा निर्धारित नहीं कर सकते, वेग का दिशा निर्धारित कर सकते हैं, इसको ध्यान दे रहना। तुम इसको जिस दिशा में फेंकोगे वही जो है वेग का दिशा हो जाएगा। तो हम नीचे फेंके थे, इसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया, नीचे हो गया। अच्छा बताओ कि जब कोई वस्तु फ्री होता है, हवा में ऐसे होता है, तो उसके ऊपर एक त्वरण कार्य करता है और वो होता है जी 9.8। बताओ जैसे ही इसको फेंकेंगे तो जी हमेशा किधर लगता है, बताओ नीचे लगता है। इसको फेंके भी नीचे तो यू नीचे हो गया, और त्वरण भी नीचे है, त्वरण भी क्या है, नीचे है। और वो जा भी नीचे रहा है तो विस्थापन भी नीचे ही होगा, विस्थापन। बताओ तीनों जब एक ही दिशा में हुआ तो क्या वहां पर प्लस लग जाएगा। लेकिन मान लो इसको ऊपर फेंक रहे हैं तो बोले ना मेरे जिधर फेंकेंगे वो बताएगा यू का दिशा, यू मतलब वेग का दिशा बताएगा जिधर हम फेंकेंगे। लेकिन जो जी होता है वो मेरे फेंकने पर डिपेंड नहीं करेगा कि हम किधर फेंक रहे हैं, वो जिधर लगना चाहिए उधर ही लगेगा। जैसे कि जैसी हवा में चलाया तो अगर ऊपर फेंके तो यू का दिशा ऊपर हो जाएगा, लेकिन जी अपने मन से लगेगा, जो उसका नियम होता है वो नीचे लग जाएगा। ध्यान देना, जब जब ये ऊपर जाएगा हवा में वो जो है त्वरण नीचे हो जाएगा, यू ऊपर। मतलब विस्थापन किधर होगा, विस्थापन भी ऊपर ही होगा, क्यों ऊपर जा रहा है तो विस्थापन ऊपर, वेग ऊपर। जी क्या हो जाएगा, जी मतलब त्वरण क्या हो जाएगा, नीचे। ध्यान देना ये एग्जांपल बन जाएगा, वहां पर क्या लगा देंगे, माइनस। एक और एग्जांपल देखो, मान लो तुम बाइक चला रहे हो, बाइक, तो बाइक अभी रुका है, एक्सीलरेटर लेते हो, एक्सीलरेटर मतलब एक्सीलरेशन तो लेते हो, का प्रारंभिक वेग भी इधर शुरू होता है बढ़ना, और उधर ही ए भी होता है त्वरण, क्लियर ना। और वो जाता मतलब विस्थापन किधर होता है, वो भी आगे। जब जब वो एक्सीलरेटर लेगा तब तब वेग भी इधर ही होगा, विस्थापन भी इधर ही होगा और त्वरण भी इधर ही होगा। जब
उल्टी दिशा में है तो वहां पर ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन मान लो कहीं आगे बाइक चला रहे हैं और आगे, बताओ जहां रुकेंगे तो ब्रेक लगाएंगे ना, जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो मंदन गति शुरू हो जाएगा, मतलब रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा। ध्यान देना, जैसे ब्रेक लगा दिया तो चलेंगे आगे ही, और विस्थापन भी आगे ही क्योंकि हम अभी चल रहे हैं। लेकिन जो रिटार्डेशन होगा, मंदन गति होगा, वो पीछे हो जाएगा। मतलब जब बाइक को ब्रेक लगाएंगे तो यू भी इधर ही होगा, विस्थापन भी इधर ही होगा, लेकिन जो उसका त्वरण है वो पीछे हो जाएगा। तो वो किसका एग्जाम्पल बन जाएगा? इसका। जब हम लोग ब्रेक लगाएंगे तो उसका वेग धीरे धीरे, उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता है, और ये तभी कम हो सकता है जब त्वरण पीछे लगे। तो ब्रेक लगाने पर जो वस्तु का गति का दिशा होता है उसके उल्टा दिशा में त्वरण लगने लगता है। तो ध्यान देना, तो वो इसका एग्जाम्पल बन जाएगा जो ब्रेक लगाए थे बाइक में, ये इसका। क्या? तो इसको पहले नोट कर दोनों। ये जी हमेशा किधर लगेगा? नीचे लगेगा, तो ए का मान हो जाएगा जी। कौन सा ए? जो यहाँ पर हम लोग ए लिया करते थे, वो जैसी हवा में गति करेगा तो ए का मान क्या ले लेंगे? जी ले लेंगे। पास में आ गया। अब बताओ कि देखो दो केस आएगा। पहला केस, मान लो कोई किसी ऊंचाई से, मान लो एच हाइट है या एस दूरी है, एस दूरी, और यहाँ से किसी वस्तु को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं ऐसे। तो हमें मालूम है कि नीचे, बताओ यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक आएगा, तो विस्थापन का दिशा किधर हुआ? तो बोलेंगे विस्थापन का दिशा नीचे की तरफ हो गया। बताओ प्रारंभिक वेग किधर है? नीचे है। बताओ त्वरण किधर है? नीचे है। तो बताओ जब तीनों का जो दिशा है वो एक ही है, तो यहाँ पर लगा सकते हैं क्या? v बराबर u प्लस ए टी, जी टी हो जाएगा। s बराबर यू टी प्लस हाफ, ए के जगह g हो जाएगा जी टी स्क्वायर, और उसी तरीके से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस हो जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन बताओ वही दूसरा केस आएगा कि मान लो उसको यहां से फेंका गया, ऊपर की तरफ फेंका गया। तो जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो विस्थापन किधर होगा? तो बोलेंगे ऊपर जा रहा है तो विस्थापन भी ऊपर ही होगा। बोलो, तो विस्थापन मतलब एस का दिशा आ गया ऊपर की तरफ, प्रारंभिक वेग का भी दिशा क्या है? ऊपर की तरफ। तो बताओ जी किधर लगेगा? जी लगेगा नीचे की तरफ, क्योंकि वो हमेशा नीचे लगता है। तो बताओ यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v बराबर u माइनस जी टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। समझ में आया? बस इन दोनों में अंतर है कि यहाँ पर ए त्वरण कुछ भी हो सकता था, लेकिन जैसी वो हवा में गति करेगा, हवा का जो बल या होगा उसको अगर नगण्य कर दें तो यहाँ पर सिर्फ जी कार्य करेगा। वो जी हमेशा किधर लगता है? नीचे लगता है। वस्तु को तुम ऊपर या नीचे फेंको, इससे मतलब जी को नहीं होता। नोट कर लो इसको, जो है क्वेश्चन लिखना। लिखा है क्वेश्चन में, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग मतलब 100 मीटर पर सेकंड से गेंद को ऊपर फेंका जाता है। पता फेंकेंगे तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, और चलते चलते उसका वेग कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर बताओ यहां से अभी तो ऊपर जा रहा था, तो ऐसा तो है नहीं कि वो हवा की जाएगा, वो वहां से फिर तुरंत नीचे आना शुरू करेगा। तो जब यहां से नीचे आना शुरू करेगा तो उसका जो है, देखो दो प्रकार का गति होगा, एक ऊपर जाने वाला गति होगा और एक नीचे आने वाला गति होगा। अब ध्यान देना, बताओ ऊपर जब जाएगा, ऊपर जाने का टोटल समय कितना होगा? तो बताओ
जी तो हमेशा नीचे लगेगा ना, जिसका मान 10 ले लेते हैं। जी का मान क्या लेते हैं 10, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन उसको लगभग 10 ले लेते हैं। तो बताओ यहाँ पर जो समय लगेगा v बराबर u प्लस एटी यूज कर लो, v बराबर u प्लस एटी यूज कर लो। तो बताओ ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर वाले वेग को अगर प्लस लेते हो, अगर ऊपर वाला विस्थापन भी ऊपर ही है तो प्लस, तो अच्छा अंतिम वेग क्या होगा 0, प्रारंभिक वेग प्लस होगा। ये नीचे लग रहा है इसके विपरीत में है तो माइनस। आने वाला समय और आने वाला समय बराबर होगा तो एक और तरीका है, आने वाला समय पता करने का एक और तरीका है, क्या करना, ये पता कर लो कितना ऊंचाई पर गया, मतलब एस पता कर लो। बस में आ रहा है। अच्छा तो ये मालूम चल जाता पहले से ही कि जाने और आने का समय बराबर होता है, तो जाने में अगर समय 10 लगा तो आने में भी तो समय 10 लगेगा, तो जाने और आने का टोटल समय हो जाएगा 10 प्लस 10 20 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर ना। लेकिन अगर तुम्हें ये नहीं प्रूफ के साथ मालूम है कि आने का समय है, तुम पहले इसका दूरी निकाल लो, मतलब विस्थापन निकाल लो। अब बताओ ये एस कितना होगा, तो एस बराबर फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब बताओ नीचे है जी, यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस। अब बताओ एस का मान निकालना है, यू कितना होगा 10, नहीं 100 दिया है ना, 100t माइनस हाफ जी का मान 10 इंटू टी का स्क्वायर। अच्छा ये कितना दिया है, ये 10 सेकंड दिया है, इसको 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया पूरा, ये 500 हो गया, ये 1000 हो गया, 1500 हो गया, 1500 मीटर सही है ना, देख लो। नहीं, अच्छा माइनस है, क्या हो जाएगा 500 मीटर हो जाएगा। अब बताओ कि आने में कितना टाइम लगेगा, तो आने में टाइम लगेगा इसके लिए, फिर देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब जब इस गति का अगर हम लोग स्टडी करते हैं इस वाले गति का, तो उसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, जबकि जब यहां से ऊपर फेंके थे तो उसका अंतिम वेग 0 था। लेकिन जब यहां से चलना शुरू करेगा तो इस वाले गति में वही वेग जो अंतिम वेग था इसका, वो प्रारंभिक वेग बन जाएगा। जब ये प्रारंभ इस गति का प्रारंभिक वेग बन गया तो u 0 हो गया, यहाँ से वो क्या आ जाएगा s बराबर ut। अब ध्यान देना ये वेग भी इधर होगा, विस्थापन भी इधर ही है, देख लो विस्थापन इधर ही है, वेग भी इधर है और जी भी इधर ही है, तो प्लस लगाएंगे, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस लगेगा क्योंकि सब नीचे हैं। तब कितना चलना है 500, यू यू इसका क्या हो गया 0, हाफ जी का मान 10 टी स्क्वायर, देखो यहाँ से ये आएगा 5, 5 को डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर का मान 100, तो टी का मान क्या आ गया 10। देखो इतने लंबे तरीके से इसलिए बताए हैं क्योंकि हम इस बात का उपयोग नहीं कर रहे हैं, कौन सा वाला बात, कि जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना समय नीचे आने में। अगर इस बात का हम ना यूज करें तो बिना इस बात के प्रयोग के भी हम लोग क्या किए, जाने वाले का दूरी निकाल लिए। अब ये तो फिक्स है कि जितना जाएगा उतना ही आएगा, तो दूरी आने वाले में भी 500 मीटर होगा, और उस माध्यम से हल करके हम लोग टी का मान कितना ला दिए 10 सेकेंड। अब ये बताओ कि अब हो गया ना कि जाने का समय 10 सेकेंड आया, तो आने का भी समय कितना आया 10 सेकेंड। तो यहां से ये भी हम लोग सीख सकते हैं, मतलब जाने का समय ये बराबर होगा आने के समय के। अब इसको ध्यान दे रहना, दोनों 10-10 सेकेंड तो कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा पूरा समय 10 प्लस 10 20 सेकेंड। नोट कर लो, अगला क्वेश्चन लिखना तो
देखो ध्यान देना, देखो इसका क्या आंसर होगा, ये बताओ। उस वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका गया था 100 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ इसका पूरा गति क्या होगा। तो बोलोगे सर कहीं चलते चलते अपना वेग जीरो करेगा, फिर वहां से वापस लौटेगा और चलते चलते ग्राउंड पर टकरा जाएगा। जिस पर टकराएगा उसमें उसके वेग का दिशा नीचे होगा, जिसमें फेंका गया था उसमें वेग का दिशा किधर था, ऊपर। बताओ जाने में जो समय लगा वो 10 सेकंड लगा, और हम लोग अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में ये प्रूफ कर चुके हैं कि आने में भी समय कितना लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। अब सुनना ध्यान से, जब आने का समय 10 सेकंड है, तो बताओ यहां पर जब वापस आएगा तो जो ऊपर जाने वाले गति में अंतिम वेग जीरो था, वही अंतिम वेग यहाँ पर प्रारंभिक वेग बन जाएगा जब नीचे की तरफ गति करना शुरू करेगा। तो इस गति का ये प्रारंभिक वेग मतलब u क्या हो गया, जीरो। अंतिम वेग, कौन सा अंतिम वेग, जब धरती से टकराने वाला है तो उसका अंतिम वेग पूछ रहा है। समय कितना लगा, 10 सेकेंड। तो बताओ v बराबर क्या होता है, u प्लस जी टी। मतलब प्लस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो गति भी नीचे करेगा, विस्थापन भी नीचे है और जी भी नीचे है, सब नीचे है, इसलिए प्लस। बताओ अंतिम वेग निकालना है, प्रारंभिक वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग जीरो दिया है इस वाले गति में, प्लस जी का मान 10 है और समय 10 है, कितना आ गया, 100 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देना, तो इधर देखो, ये बताओ वस्तु को जितने वेग से फेंका गया, वेग नहीं, वेग के पास दिशा होता है, क्या हम ये बोल सकते हैं क्या, वस्तु को जितने चाल से ऊपर फेंका गया, जब वो नीचे उसी पॉइंट पर आएगा, जब उसी जगह दोबारा आएगा वापस लौट करके, तो क्या उस समय भी उसका चाल क्या होगा, वही रहेगा। ध्यान देना, ऊपर जितने चाल से फेंकेंगे, स्पीड से फेंकेंगे, जब वापस उसी बिंदु पर आएगा, उसी पॉइंट पर आएगा, तो उसका स्पीड या चाल उतना ही होगा। हाँ वेग उतना ही होगा कि वेग बदल जाएगा। क्या हम ये बोलना सही है कि जितने वेग से फेंके थे जब वापस आएगा तो उतने ही वेग से वापस आएगा, तो बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके डायरेक्शन में परिवर्तन आ गया। जाते समय ऊपर की तरफ 100 मीटर पर सेकंड था, तो आते समय नीचे की तरफ 100 मीटर पर सेकंड है, तो जब दिशा में परिवर्तन हो गया तो वेग बराबर नहीं होगा, लेकिन चाल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ध्यान देना, यहां से हम लोग क्या सीखेंगे, पता है इसके पहले वाले क्वेश्चन से क्या सीखे थे, कि जितना समय जाने में लगेगा उतना समय आने में लगेगा, ये पिछले क्वेश्चन से हम लोग सीखे थे। इस क्वेश्चन से तुम ये सीखोगे कि जितने चाल से फेंकेंगे वो उतने ही चाल से नीचे आएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, मान लो ये बिल्डिंग है, क्लियर, और यहां से वस्तु को कितने वेग से और किधर फेंका जाता है, पत्थर को मीनार के ऊंचाई से ऊपर की ओर यू वेग से फेंका जाता है किसी वस्तु को। अब बताओ कि चलो मान लेते हैं इस मीनार की ऊंचाई जो है वो h है, तो ये हो गया s का मान। अब ये बताओ कि वस्तु को जब u वेग से फेंका जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका वेग क्या होगा, जीरो, और जब वापस आएगा तो वो उतने ही स्पीड से आएगा जितने स्पीड से फेंका गया था। ये अभी पिछले क्वेश्चन से हम लोग सीखे हैं कि जितने वेग से ऊपर फेंकेंगे उतने वेग से नीचे आएगा। तो अब क्या करना कि जब वो वापस यहां से यहां तक आ गया, तो अब बस ये ध्यान देना कि यहां से u से चल रहा है और क्वेश्चन में लिखा है 3u वेग से टकराता है। बात समझे, पिछले क्वेश्चन से हम लोग इतना
जान चुके थे कि जितने चाल से फेंकेंगे, जितने स्पीड से फेंकेंगे, वापस उतनी स्पीड से आएगा। अब तुम इस वाले पार्ट को भूल जाओ, अब इतने पार्ट को भूल जाओ। अब गति यहां से, अब सोचो कि अगर यहां से गति अगर शुरू होता तो बताओ यहां से यहां तक में उसका जो स्पीड है वो u से कितना हो गया, 3u हो गया। मतलब अब जो गति है वो इस वाले को बस तुम जोड़ो और देखो, बस इस वाले गति को सिर्फ ध्यान दो। अब हम इस वाले से क्या निष्कर्ष निकाले कि जितने स्पीड से फेंके थे उतने स्पीड से वापस आ गया। अब ध्यान देंगे इस वाले गति को, तो बताओ इस वाले गति में प्रारंभिक वेग कितना होगा, u, और अंतिम वेग कितना होगा, 3u। बताओ विस्थापन किधर है, नीचे, और g भी किधर लग रहा है, नीचे, और वो चल भी किधर रहा है, नीचे। मतलब सबका डायरेक्शन किधर है, एक ही दिशा में है। जब तीनों का दिशा एक ही है तो s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगा देंगे। बताओ s बराबर ut प्लस हाफ, नहीं, लेकिन यहाँ समय तो नहीं दिया है ना। जब समय नहीं दिया है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, समय नहीं दिया इसलिए। अब वो दूरी दिया है, निकालना है, चाल दिया है, तो यहाँ पर तब ये फॉर्मूला लग सकता है। अगर हाइट h माने हैं तो s की जगह क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब बताओ अंतिम वेग कितना है, 3u का होल स्क्वायर, प्रारंभिक वेग u तो u स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखो ये 3 का स्क्वायर 9, और ये वाला u इधर जाएगा तो 9 में से 1 घट जाएगा, 8 हो जाएगा, 8u स्क्वायर बाई 2g, और यहां से h आ जाएगा 4u स्क्वायर बाई क्या, समझ में आया, नोट कर लो। हो सकता है किसी के दिमाग में ऐसा कुछ तरीका आया हो, क्या ध्यान देना, वो ये सोचा होगा v बराबर u प्लस gt से क्या निकाल लेंगे, समय निकाल लेंगे, फिर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, से क्या निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे। ध्यान देना उसके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि ये वाला फॉर्मूला लगा करके t निकाल लेंगे, वो t जो है यहां रख देंगे, तो हाइट जो s है या h है वो आ जाएगा। इससे भी आएगा आंसर, लेकिन तुम्हें साइन को, प्लस और माइनस को बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। देखो कैसे, जैसे मान लो पहले हम ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, कौन सा, v बराबर u प्लस 80 यहां पर। तो अब ये बताओ कि फाइनली हमें कहां से कहां तक के बीच का अध्ययन करना है, तो बोलेंगे यहां से तो चलना शुरू किया था और यहां तक आया, तो इसका मतलब ये जो अध्ययन है, ये जो स्टडी है, वो यहां और यहां के बीच का स्टडी है। तो बताओ इसका विस्थापन क्या होता है, जहां से चला जहां तक गया, तो विस्थापन का दिशा ये हो जाएगा नीचे की तरफ। अच्छा बताओ जी मतलब त्वरण, त्वरण भी हमेशा किधर लगता है, नीचे लगता है। इसका मतलब जो s का दिशा है वो नीचे है, g का जो दिशा है वो नीचे है। बताओ ये वाला दिशा जो प्रारंभिक वेग का दिशा है वो किधर है, बताओ ऊपर की तरफ है। जब प्रारंभिक वेग का दिशा ऊपर की तरफ है, अच्छा एक और खास बात, अंतिम वेग भी तो है यहाँ पर, तो बताओ उसका दिशा किधर है, तो बोलेंगे उसका दिशा विस्थापन के और त्वरण की दिशा में है। मतलब ये तीनों के दिशा एक है, ये विपरीत है। तो ये लगा तो रहे हो लेकिन सोच समझ के लगाना। देखो कैसे, बताओ किसको प्लस और किसको माइनस माना जाए, तो एक दिमाग में हमेशा आगे भी कभी क्वेश्चन अगर लगाना हुआ तो ये दिमाग में बैठा लो, जो विस्थापन को प्लस मान लिया करो हमेशा। मतलब इससे क्या ना दिमाग में उलझन नहीं आएगा। तुम एक तरीका अपने दिमाग में सेट कर लो कि जो विस्थापन का दिशा होगा उसी के दिशा में हम प्लस मान,
दिशा ऊपर की तरफ होगा वो सब के सब माइनस हो जाएंगे। और ये रट ऊपर की तरफ हमेशा प्लस लेंगे और नीचे की तरफ हमेशा माइनस लेंगे, नहीं, प्लस हमारे मानने पर निर्भर करता है। अगर नीचे प्लस मान लिया तो कोई गलत नहीं है, लेकिन उस केस में ऊपर की तरफ क्या मानोगे, माइनस मानोगे। जब तो विस्थापन नीचे हुआ ये प्लस हो गया, पता उसी की दिशा की है तो ये भी प्लस हो गया, उसी की दिशा में अंतिम वेग है ये भी प्लस हो गया, लेकिन इन तीनों के विपरीत में ये है तो इसको माइनस। ध्यान देना, ये प्लस है 3u, ये माइनस है u, g क्या है प्लस g क्योंकि उसी दिशा में इंटू t, ये इधर चला गया, यहां से आ गया t इज इक्वल टू 4u बाई क्या g। समझे, यहां से क्या आ गया बताओ, समय आ गया। अब बताओ हाइट निकालना है तो क्या करोगे, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब सुनना ध्यान से, यहां पर देखो ध्यान से, बताओ कितने वेक्टर हैं, तो बोलेंगे s वेक्टर है, u वेक्टर है और g वेक्टर है। विस्थापन है, प्रारंभिक वेग है और त्वरण है। बताओ इसका दिशा किधर है, इस वाले गति में इसका दिशा किधर है, नीचे है। इसका दिशा किधर है, प्रारंभिक वेग वाले का ऊपर है, और जी वाले का दिशा नीचे। फिर मेरे बात को याद करो, जो विस्थापन का दिशा होगा उधर ही प्लस मान लो, तो विस्थापन का दिशा नीचे है तो नीचे जितने भी होंगे सबको प्लस मानना। बताओ ये नीचे है तो ये प्लस। बताओ प्रारंभिक वेग किधर है, देखो इस पूरे गति में प्रारंभिक वेग ऊपर है, इसको माइनस मान लो। बताओ जी किधर है, नीचे, इसको प्लस मान लो। अब बताओ यहां से हो गया h बराबर माइनस u, t बताओ कितना हो जाएगा, तो t हो जाएगा 4u बाई जी प्लस हाफ g प्लस है इंटू क्या t स्क्वायर। अब बताओ यहां से h बराबर, अच्छा हाँ t का मान कितना होगा 4u बाई जी का होल स्क्वायर। अब ये बताओ यहां हो जाएगा माइनस 4u स्क्वायर बाई क्या, बोलो जी। यहां बताओ देखो 4 का स्क्वायर 16, 16/2, और देखो जी और यहाँ जी स्क्वायर है तो एक जी से एक जी जाएगा, एक जी बचेगा तो यू स्क्वायर बाई क्या जी। अब ये बताओ कितना आ गया 8। अब बताओ यहां से आ गया 8 से क्या 4u स्क्वायर बाई जी घटाने के बाद आ जाएगा। बताओ आंसर आया जो वहां पर आया था कि नहीं, लेकिन बताओ इस दिमाग लगाना पड़ा, क्लियर ना, साइन में रख करके हल करना पड़ा। जानो, क्योंकि जितना नियम जानोगे उतना तुम्हारा दिमाग तेज काम करेगा, क्लियर ना। अच्छा यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर एक बार सुन लो, बताओ जब यहां से जब वहां पर यहाँ पर आया था तो चूंकि जितने स्पीड से गया था उतनी स्पीड से वापस आया, तो अब क्या बोले थे, अब इस वाले गति से ही तुम इसका हाइट निकालना, सिर्फ इस वाले गति से ही। तो इस वाले में बताओ सब प्लस प्लस है कि नहीं। अच्छा क्यों प्लस प्लस सब है, क्योंकि ध्यान देना इसका विस्थापन भी नीचे है, इसका त्वरण भी नीचे है, प्रारंभिक वेग भी नीचे है, अंतिम वेग भी नीचे, सब नीचे है, इससे सब प्लस प्लस हो गए। यहां पर ध्यान देना, जब यहां पर हल कर रहे थे तो अगर पूरे तो देखो इसका प्रारंभिक वेग ऊपर हो गया और उसका हो गया स्थापन नीचे हो गया। नोट कर लो इसको, जो है अगला तो मुक्त अवस्था में से छोड़ेंगे तो उसका प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताओ यहां तक पहुंचने में उसको टोटल टाइम कितना लगा, t। प्रारंभिक टाइम, शुरुआती टाइम क्या था, 0 था। तो क्वेश्चन बोल रहा है यहां से मुक्त अवस्था से छोड़ा जाए तो
टी डैश मतलब कोई समय है जो पूरे समय का क्या है, आधा है। तो आधे समय में वो कितने दूरी पर होगा, तो हम यहां से जमीन से देख लेते हैं कि कितने हाइट पर होगा। इसको तुम h मान लो कि यहां से वो h हाइट पर होगा। यही तुमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्लियर ना, कि जब मुक्त अवस्था से छोड़ा जाए तो t/2 समय बाद वो कितने ऊंचाई पर होगा या कहां पर होगा। करना क्या, ऐसा करो, पहले यहां से यहां तक का जो समय लगा और जो ऊंचाई है उसको जो है तुम एक बार पहले समीकरण बना लो, इक्वेशन बना लो। अच्छा बताओ विस्थापन किधर है, जब छोड़ा जाएगा तो विस्थापन किधर है, नीचे, और जी किधर है, नीचे, और वेग भी नीचे ही होगा। वैसे तो प्रारंभिक वेग 0 है, तो ध्यान देना h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर तो होगा, लेकिन चूंकि सब नीचे हैं h बराबर सब प्लस में ही रहेंगे। प्रारंभिक वेग 0 हो गया प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। पास में आ गया। अब देखो मैं यहाँ छोड़ा गया, उस बाद चलो उसको मान लेते हैं वो एच डैश हो गया। तो कि एच डैश तो ये ना है पूरा जो कितने समय में तय किया गया है दूरी, t/2 समय में, मतलब ये जो एच डैश वो t/2 समय में तय किया गया है। तो अब ये बताओ कि जो एच डैश है उसको क्या लिख सकते हैं, एच डैश को लिख सकते हैं ut प्लस हाफ जी। अच्छा अब ध्यान देना, इसमें समय कितना है, t/2 समय लगा है, तो हर जगह t/2 समय रखेंगे। अब चूंकि नीचे जा रहा है तो सब प्लस प्लस होंगे। अच्छा ये क्या होगा, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा क्योंकि मुक्त अवस्था है। तो यहां से एच डैश इक्वल टू क्या हो गया, इसको हल कर लो तो देखो 2 का स्क्वायर 4 और 2 8 हो जाएगा, जी टी स्क्वायर बाई क्या 8, सही है, जी टी बाई क्या हो जाएगा 8। अब ये बताओ कि अगर बताओ ये कितना होगा, तो एस का मान कितना है, एस डैश का मान हाफ जी टी स्क्वायर, एच का मान, एस का मान क्या है हाफ जी टी, एस डैश का मान कितना है जी टी स्क्वायर बाई 8। क्या लिख सकते हैं क्या, एच माइनस एच डैश, हाइट में से ये वाला हाइट घटा देंगे तो ये वाला हाइट आ जाएगा। अब बताओ ये कितना आया, हाफ जी टी स्क्वायर, ये कितना आया था जी टी स्क्वायर बाई 8, ये क्या आ गया बताओ h। अब बताओ h बराबर, इसको घटाओ इसमें से तो कितना है, इसमें से तो घटाना, तो ये देखो घटाने के बाद 3 जी टी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 8, समझे। अच्छा देखो इसमें समय दिया है क्या, समय दिया है, ये भी आंसर हो सकता है, समय दिया है t, ये भी आंसर हो सकता है, मतलब जमीन से कितने ऊंचाई पर होगा 3 GT² बाई 8। लेकिन अगर हमें बिल्डिंग के हाइट के टर्म में आंसर देना है, अगर जिसमें h होना चाहिए अगर उसके टर्म में आंसर देना है तो ध्यान देना, क्योंकि हमें मालूम है कि h का मान कितना है हाफ जी टी स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको 3/4 अलग कर लिया और अंदर बच गया हाफ जी टी स्क्वायर, देख लो इसी को हम लोग ऐसे लिख दिए। अच्छा क्यों, ध्यान देना हाफ जी टी स्क्वायर वहां दिख रहा है, इस जगह पर क्या लिख सकते हैं h, तो हो जाएगा 3h बाई क्या 4। तो देखो ये भी आंसर सही है, e के रिस्पेक्ट में पूछेगा h का मान, अगर h के टर्म में पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा, और t के टर्म में पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा। तो दोनों नोट कर सकते हो, दोनों सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। टोटल समय कितना लिया? 4 सेकेंड। क्या निकालना है? हाइट। और वो बराबर, अच्छा h बराबर क्या हो जाएगा? अगर ut प्लस हाफ इट इसको लिखना चाहते हो पहली बार तो इसको लिख लो ऐसे, लेकिन आप सोचो कौन सा प्लस और कौन सा माइनस होगा। देखो ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि, ये भी सदिश राशि, लेकिन खास बात बताओ इसका प्रारंभिक वेग क्या है? 0। जब प्रारंभिक वेग 0 होगा तो ये तो 0 हो गया, और सदिश राशि ये बचा और ये बचा। बताओ उसका विस्थापन किधर है? उसका विस्थापन किधर है? और जी भी किधर है? नीचे। तो सब प्लस प्लस ले लो, तो हो जाएगा h बराबर हाफ, जी का मान 10 ले लो, समय कितना? 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो, ये जगह देखो 16/2, 8 गुणे 10, 80 मीटर आएगा। नोट कर लो। अगला क्वेश्चन लिखो। कोई रॉकेट है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। ध्यान देना यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया लगता है ईंधन। जैसे रॉकेट ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि जो उसका फ्यूल है, जो उसका ईंधन है, वो नीचे गिरता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन से रॉकेट के ऊपर ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है, फोर्स लगता है, और उसी कारण से जब जब नीचे ईंधन निकलेगा तब तब इसका जो त्वरण होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। ये कह सकते हैं जब तक ईंधन रहेगा तब तक उसके पास त्वरण रहेगा ऊपर की तरफ, लेकिन ईंधन समाप्त हो गया अगर, तो जैसे ईंधन समाप्त होगा तो जो ईंधन के कारण से ए ऊपर की तरफ था, त्वरण ऊपर की तरफ था, वो ईंधन समाप्त तो ए भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जब त्वरण खत्म हो जाएगा तो ये जो है फ्री बॉडी मतलब मुक्त पिंड, मतलब कह सकते हैं सिंपली हवा में ऐसी, जैसे कोई वस्तु हवा में गति करता है वैसा एग्जाम्पल बन जाएगा ये। लेकिन कब ऐसा एग्जाम्पल बनेगा? हवा में गति करने वाला एग्जाम्पल कब बनेगा? जब ईंधन इसका खत्म हो जाएगा। जब तक ईंधन होगा तब तक इसका जो है ए त्वरण से ऊपर की तरफ जाएगा। तो बताओ कितना से ऊपर जा रहा है ईंधन के कारण? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रहा है। बताओ चलते चलते अगर 0 समय पर चलना शुरू किया, प्रक्षेपण मतलब जब चलना शुरू किया जाता है, फेंका जाता है, समय पर चलना शुरू करता है और t=30 सेकेंड तक चलता है। 0 समय से लेकर के 30 सेकेंड तक वो ऊपर चलता रहता है। कितने त्वरण से? लेकिन जैसे रॉकेट यहां पहुंचता है वैसे उसका ईंधन समाप्त हो जाता है। जैसे ईंधन समाप्त होता है, अब ये जो है जैसे कोई वस्तु हवा में चलता है उसके जैसा एग्जाम्पल हो जाएगा, और ये जो त्वरण ऊपर लग रहा था वो खत्म हो जाएगा। बताओ जैसे ही त्वरण खत्म हुआ, एक त्वरण जो मुक्त पिंड पर लगता है, फ्री बॉडी पर लगता है, जी, वो लगना शुरू कर देगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाला जो त्वरण है, जी वाला त्वरण, वो कब लगना शुरू होगा? जब खत्म होगा। जब तक ईंधन है तब तक तो वो ए त्वरण से ऊपर ही जाएगा, लेकिन जैसे ईंधन खत्म होगा 30 सेकंड बाद, वैसे ही उसके ऊपर जी नीचे रहना शुरू करेगा, और वो जो है, अब बताओ कि जैसे ईंधन खत्म होगा तो ये वाला त्वरण खत्म हो गया, क्या वो यहीं से नीचे आने लगेगा? तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसका ऊपर नीचे जाना वो त्वरण पर निर्भर नहीं करता है, वो उसके वेग या वेलोसिटी पर निर्भर करता है। तो पहले ये पता करो कि जिसमें ईंधन खत्म हुआ उसके पास वेलोसिटी था कि नहीं था, और था तो किस दिशा में वेलोसिटी था। वो वेलोसिटी ही बताएगा कि ये किधर जाएगा, न कि त्वरण बताएगा कि वो किस दिशा में जाएगा।
बात समझ में आया कि नहीं? अब आज शुरू में ही लेक्चर में बोले थे जिधर हम फेंकते हैं उधर जो है वेग का दिशा होता है, लेकिन जी वो कहीं भी लग सकता है, जो उसके नियम से लगना चाहिए। हवा में है तो नीचे जी लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां से पहले पता करो यहाँ पर वेग कितना आ जाएगा इसके ऊपर। पता ये वाला कब लगना शुरू करेगा, जी का मान यहां से लेकर के अब इसके बाद आगे। अभी जी की बात मत करो, अभी जब तक ईंधन था तब तक की बात करो, जब तक ईंधन था। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग तो 0 होगा क्योंकि अभी चलना शुरू किया है। यहां पर वेग क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे फॉर्मूला है v बराबर u। ध्यान से पता ऊपर की तरफ चल रहा है तो विस्थापन किधर हुआ, ऊपर। त्वरण अगर ऊपर की तरफ है, एक मिनट, इस वाले गति में जब तक ईंधन था तब तक तो जी लग ही नहीं रहा है। उस समय तो त्वरण कितना है, 10 है ऊपर की तरफ, तो यहां पर ए हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, बता ए है 10 ले लो, कितना लगा 30। ऊपर की तरफ हम लोग प्लस माने हैं। अब बताओ कि जब उसका वेग 300 मीटर पर सेकंड है तो होगा, तो बताओ उसका ज्यादा ऊंचाई पर जाना, सबसे जो अधिकतम ऊंचाई होगा, क्या उसका पहचान ये होगा? अधिकतम जहां भी पूछेगा वहां वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताओ वहां वेग 0 हो गया, मान कितना होगा 10। तो इस वाले पार्ट में जी नहीं लग रहा था, सिर्फ ए था। इस वाले गति में जी लगेगा क्योंकि ईंधन खत्म हो चुका है, वो मुक्त पिंड बन गया। तो यहां से यहां तक में समय निकालना है, ये वाला समय कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे v बराबर u प्लस एटी, फिर लगाए जीटी। अब बताओ ये तीनों सदिश राशि हैं, बताओ किसका दिशा किधर किधर, तो बोलेंगे कि प्रारंभिक वेग, देखो इसका जो अंतिम वेग था वो इस गति का वो प्रारंभिक बन गया, बताओ वो किधर है, ऊपर की तरफ। ऐसा करो विस्थापन भी ऊपर ही है, विस्थापन तो ऊपर की तरफ प्लस मान लो, तो विस्थापन की तरफ प्लस मानोगे तो ये तो प्लस, ये तो अंतिम वेग तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, यही बन जाएगा u इस वाले गति में, तो ये हो गया 300 और जी नीचे लग रहा है, विस्थापन ऊपर है जी नीचे लग रहा है, इसको माइनस ले लो 10 इंटू क्या टी, यहाँ देखो आ गया 30 सेकेंड। बताओ पहले कितना समय लिया था, 30 सेकेंड जो क्वेश्चन में दिया था, बाद वाला समय भी कितना लगा 30 सेकेंड। तो कुल समय जिसमें प्रक्षेपित किया गया था, तो प्रक्षेपण के कितने समय बाद वो अधिकतम ऊंचाई पर होगा, तो बोलेंगे प्रक्षेपण के 30 सेकेंड ये 30 सेकेंड ये 60 सेकेंड बाद जो है वो अपने अधिकतम ऊंचाई पर होगा। पता उसका अधिकतम ऊंचाई का मान पूछता तो निकाल लेते, तो बोलते निकाल लेते, पहले इसका ऊंचाई निकाल लेते फिर इसका ऊंचाई निकाल लेते नियम से, और वो आ जाता जोड़ देते। तो इतना कर लेना तुम लोग, बाकी नेक्स्ट हम पर देखते हैं।